हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस आपके सबसे पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर अब पाकिस्तान की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है कि उसके 300 आतंकी बालाकोट एयर स्ट्राइक में मरे हैं। बताएंगे पूरी खबर दोस्तों, और किसने ये बात कही है, पाकिस्तानी ने। ये पूरी बात आज आपको बताने वाले दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां भारत के कब्जे में जो चीनी सैनिक आया है, जिसको लेकर चाइना ने क्या बयान दिया है दोस्तों। और बड़े ही प्यार से अब चाइना भारत के साथ बात कर रहा है और ऐसा बिहेव कर रहा है दोस्तों, ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि भारत के साथ कभी चाइना का युद्ध हुआ ही नहीं था। दोस्तों, उस चीनी सैनिक को बचाने के लिए बताएंगे आपको पूरी बात दोस्तों की चाइना की तरफ से क्या बयान है। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप कभी भी छेड़ सकते हैं युद्ध। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप परमाणु लॉन्च कोड्स को रिवील करके परमाणु युद्ध छेड़ सकते हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी खबर आपको आज पूरी बताएंगे। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर जेपी नड्डा ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें दोस्तों रैली में बोली हैं, वर्धमान में जाकर के बड़ी बातें कही हैं। दोस्तों, बताएंगे आपको क्या क्या कहा उन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर मध्य प्रदेश में अब लागू होगा धार्मिक स्वतंत्रता। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है दोस्तों, तो IFSC कोड अब बदलने वाला है मार्च के महीने से, जिससे आप सभी को हो सकती है परेशानी। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारे भारतीय सेनाओं में शौर्य और ताकत की कमी नहीं है और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गए थे 300 आतंकी। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक नेता ने माना है, ये खुद बात बता दे। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक आगा हिलाली ने एक टीवी शो में स्वीकार किया है कि 26 फरवरी को बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकी मारे गए थे, जो कि 2019 में हुआ था। आपको बता दें कि भारत की ओर से की गई इस एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान की सरकार हमेशा से ही नकारती आ रही है। आपको बता दें खास बात यह भी है कि ये स्वीकृति उस पूर्व राजनयिक की है जो नियमित रूप से टीवी बहस में पाकिस्तानी सेना का पक्ष लेते आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, और उल्लेखनीय भी है कि पाकिस्तान में इमरान की सरकार ने एयर स्ट्राइक को लेकर कहा था कि इसमें एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, और ऐसे में उस व्यक्ति के मुंह से अब जवाब आया है दोस्तों, जो पाकिस्तानी सेना का हमेशा पक्ष लेता हुआ आया है। ऐसे में ये बयान पाकिस्तान की झूठ का पर्दाफाश है दोस्तों। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। आगा हिलाली ने इस बारे में कहा था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके युद्ध जैसा काम किया है, इसमें कम से कम 300 आतंकी मारे गए थे। हमारा लक्ष्य उनसे अलग था, हमने उनके बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया है। हमारे द्वारा उठाया गया कदम पूरी तरह वैध था, क्योंकि वे सेना के आदमी थे। हमने उस समय कहा था कि इस कार्यवाही में कोई हताहत नहीं हुआ। अब हमने उनसे कहा है कि वे जो भी करेंगे हम सिर्फ उसका जवाब देंगे। और ऐसे में दोस्तों टीवी चैनल पर इनकी तरफ से जो राज खोला गया है दोस्तों, और हमारा भारत और मोदी सरकार पहले से ही कहता हुआ आ रहा है कि पाकिस्तान में काफी आतंकी मरे हैं, जिसको पाकिस्तान हमेशा से झुटलाता हुआ आया है दोस्तों। और अब इस बात को उजागर कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस झूठे पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू भारतीय सेना कह दीजिएगा दोस्तों। चलते एक और खबर की तरफ, जहां भारत के कब्जे में चीनी सैनिक को लेकर ड्रैगन ने अंधेरे का बनाया अब बहाना, कहा तुरंत रिहा करके तनाव घटाने में मदद करे भारत। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में शुक्रवार को पेंगोंग तसो झील के किनारे LAC पार करने वाले चीनी सैनिक को भारतीय जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया में यह खबर आने के बाद चीन ने भी पुष्टि कर दी है। चीन ने कहा है कि अंधेरा और कठिन भौगोलिक इलाका होने की वजह से उसका सैनिक रास्ता भटक गया। बेवजह सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाने वाले चीन ने कहा है कि उसके सैनिक को तुरंत रिहा करके भारतीय सीमा पर तनाव घटाने में मदद करें। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि फ्रंटियर फोर्स ने सैनिक के लापता होने की पुष्टि की है। सैनिक के लापता
लापता होने के बाद भारत से मदद मांगी गई। 2 घंटे की तलाशी के बाद भारतीय पक्ष ने सैनिक उनके कब्जे में होने की पुष्टि की है। वे चीनी सैनिक को लौटाने के लिए आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक फ्रंटियर फोर्स ने बयान में कहा है कि भारत को तुरंत उनका सैनिक लौटाकर दोनों देशों के बीच सीमा पर बढ़े तनाव को घटाने में मदद करनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि भारतीय मीडिया घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। सूत्रों ने ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि मामलों को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि चाइना बड़े ही विनम्रता से भारत के सामने अब पेश हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उसका एक सैनिक भारत के कब्जे में है और ऐसे में अब चाइना तनाव घटाने की बात कर रहा है दोस्तों। भारत से कह रहा है कि जल्दी से उस चीनी सैनिक को भेज करके भारतीय बॉर्डर पर तनाव को कम करे। यहाँ पर इसने ये भी नहीं कहा कि चाइना के बॉर्डर पर तनाव को कम करे। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस घमंडी चाइना के इस सैनिक को छोड़ देना चाहिए दोस्तों? क्या ये सैनिक ही है या फिर एक जासूस है दोस्तों, जो भारतीय बॉर्डर पर भारत के सारे बंदोबस्त को देखने और रिपोर्टिंग करने आया था? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या इसको बिना जांच पड़ताल के छोड़ देना चाहिए, हाँ या ना? कारण के साथ जरूर लिखिएगा कमेंट करके और भर के कमेंट करिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो बौखलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप कभी भी छेड़ सकते हैं परमाणु युद्ध। परमाणु लॉन्च कोर्स को लेकर नैन्सी पेलोसी ने जताई है चिंता। बता दें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने आशंका जताई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। इसमें एक ऐसे तथ्य को रेखांकित किया गया है जिससे कम ही लोग अवगत हैं, और वो ये है कि इन हथियारों को लेकर अधिकारी केवल राष्ट्रपति के प्रति ही जवाबदेह हैं। इससे एक बार फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर कोई सैन्य कमांडर कानून के आधार पर ये तय कर ले कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का राष्ट्रपति का आदेश अवैध है तो फिर क्या होगा? कमांडर ऐसे किसी भी आदेश को नकार दे तो क्या होगा? इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। बहरहाल ट्रंप ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर रही है, लेकिन पेलोसी ने चिंता जताई है कि बौखलाए राष्ट्रपति युद्ध कभी भी छेड़ सकते हैं। पेलोसी ने आगे कहा है कि उन्होंने शुक्रवार को जॉइंट चिफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिली से मुलाकात कर एहतियाती कदमों पर चर्चा की और उन्होंने अपने साथियों को बताया है कि उन्हें सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो कहां से आया है कोरोना वायरस? जांच के लिए WHO की टीम को चीन ने अपने यहां आने की दे दी है मंजूरी। बता दे, कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए चाइना तैयार हो गया है। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को अपने यहां आने और जांच को मंजूरी दे दी है। कुछ दिनों बाद चीन ने टीम को आने से मना कर दिया था। एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी ने शनिवार को कहा है कि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसी के साथ आम सहमति बन गई है। हालांकि चीन ने इस टीम की यात्रा के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के उप प्रमुख जेंग यिक्सिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि WHO की टीम के वुहान आने का समय तय नहीं किया गया है और इस पर अभी चर्चा जारी है। एक और खबर की बात करें दोस्तों तो इंडोनेशिया में लापता विमान के क्रैश होने की आशंका। 6 क्रू मेंबर सहित 62 लोग थे सवार। बता दें, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद शनिवार को श्री विजय एयर के जेट यात्री विमान का संपर्क हाई यातायात नियंत्रक से टूट गया है। घरेलू उड़ान भर रहे इस विमान में 62 लोग सवार थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्रालय के प्रवक्ता अदिता इरावती ने कहा है कि बोइंग 737-500 विमान ने दोपहर करीब 1:56 पर जकार्ता से उड़ान भरी और करीब 2:40 बजे इसका संपर्क नियंत्रण टावर से टूट गया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो किम जोंग उन ने यूएस को बताया है सबसे बड़ा अपना दुश्मन। जो बाइडेन को चेतावनी, नीति नहीं बदली तो गंभीर होंगे इसके परिणाम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है दोस्तों। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जिस तरह से बयानबाजी अब कर रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि उन्हें संबंध सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किम जोंग उन ने शुक्रवार को कहा कि वॉशिंगटन व्योंगयांग का सबसे बड़ा दुश्मन है। साथ ही उन्होंने धमकी भी दी है कि यदि पश्चिमी देशों का रवैया नहीं बदला तो उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों का विस्तार करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों। ऐसे में किम जोंग का पश्चिमी देशों और खास करके यूएस को धमकी, जो बाइडेन को धमकी साफ दर्शाता है कि किम जोंग उन रिश्ते नहीं सुधारने वाले दोस्तों। और हमेशा से जिस तरह से किम जोंग को माना जाता है कि एक दादागिरी वाला नेता है, उसी टाइप का अभी भी बनते हुए नजर आ रहे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो वैश्विक आतंकवादी मसूद अजहर पर कसता जा रहा है शिकंजा। कोर्ट का आदेश है कि 18 जनवरी तक इसको कर लिया जाए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पंजाब पुलिस से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकवाद के रूप में घोषित जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आतंकवाद रोधी अदालत गुजरांवाला ने जारी किया है। अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा से शनिवार को कहा है कि एटीसी गुजरांवाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुपरा ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीटीडी को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अदालत के इस न्याय पर आप समर्थन जताते हैं दोस्तों, हाँ या ना, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारतीय छात्रों के लिए चीन नहीं दे रहा है चार्टर्ड विमान सेवा की अनुमति। भारत ने उठाया है इसको लेकर मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, चीन ने कोविड-19 महामारी का बहाना लेकर भारत से चार्टर्ड विमान सेवा शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कहा है कि भारत के जो छात्र चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं वे भारत से ही ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ये जानकारी बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने दी है। दूतावास ने भारतीय छात्रों का मसला चीन सरकार के समक्ष रखा था। चीन में कोविड के मामले नियंत्रित हो जाने और काफी हद तक स्थिति सामान्य होने के बावजूद भी अधिकारी महामारी से बचाव के नाम पर मनमाने नियम लागू किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो मुझे चुप नहीं कराया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद ये बातें कही है। बता दें, अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर द्वारा अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किए जाने के बाद कहा है कि उन्हें और उनके समर्थकों को किसी भी प्रकार से चुप नहीं कराया जा सकता। ट्रंप ने इस कदम के लिए ट्विटर की निंदा भी की है दोस्तों। कैलिफोर्निया से संचालित सोशल मीडिया कंपनी का ये अभूतपूर्व कदम ट्रंप के इस ट्वीट के बाद सामने आया है कि वो 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ट्विटर ने एक बयान में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से उस हाल में ही किए गए ट्वीट की गहन समीक्षा के बाद और विशेष रूप से ट्विटर पर तथा उससे बाहर की जा रही उनकी व्याख्या के संदर्भ को देखते हुए हमने आगे और हिंसा के जोखिम के मद्देनजर अकाउंट पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। और ऐसे में आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि मुझे ट्विटर से ही तो ब्लॉक कर सकते हो, मुझे फेसबुक से ही तो ब्लॉक कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम से ही ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अब मैं अपना नया खुद का प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूं, वहां मुझे कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाएं। चलते और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां आयतुल्ला ट्वीट कर सकते हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं। ट्विटर पर बरसे यूएस के सीनेटर। जी हां दोस्तों, यूएस के सीनेटर ने साफ कहा है कि आयतुल्ला किसी भी प्रकार के भयावह और निंदा वाली बातें बोल सकते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, आप यूएस सीनेटर के इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना, कारण के साथ जरूर लिखिएगा। एक और खबर की ओर चलें तो कोरोना से जुड़ी खबर, टीका लगने के 9 दिन बाद वॉलंटियर की हो गई मौत। भारत बायोटेक ने कहा है कि डोज से संबंध नहीं है इस मौत का। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदू महिला टीचर से जबरन कबूल कराया गया है इस्लाम, नाम बदल कर रखा आयशा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म लगातार जारी है। ताजा मामले में बलूचिस्तान की एक महिला टीचर का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, यानी फोर्स्ड कन्वर्जन करवाया गया है दोस्तों। एकता कुमारी नाम की इस महिला टीचर का धर्म परिवर्तन करके इसे आयशा नाम दिया गया और इसके बाद निकाह भी करा दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे इस अन्याय को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार को दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो यूएस से खबर, जहां कैपिटल हिल के बाहर तिरंगा लहराने वाले शख्स के खिलाफ एक्शन में आ गई है यूएस की सरकार, जहां दिल्ली पुलिस में शिकायत कर दी गई है। बता दें आपको, अमेरिकी संसद कैपिटल हिल के बाहर ट्रंप समर्थकों के साथ तिरंगा लहराने के मामले में विंसेंट जेवियर नाम के व्यक्ति
नीति के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज की गई है। विंसेंट जेवियर भारत का नागरिक है। विंसेंट जेवियर को कैपिटल हिल में तिरंगे के साथ ट्रंप समर्थकों के साथ देखा गया था। आपको बता दें कि अमेरिका में 7 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल में हंगामा किया और सीनेट पर कब्जे की कोशिश की गई। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी कैपिटल हिल पर आ गए थे और इसे चारों ओर से घेर लिया था। कई ट्रंप समर्थक कैपिटल हिल की दीवारों को फांदते हुए अंदर जाते दिखाई दिए। इन हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ में एक शख्स भारत का तिरंगा झंडा भी लहरा रहा था। एक और खबर की बात करें तो जेपी नड्डा का बंगाल विजिट से बड़ी खबर, जहां उन्होंने कहा है कि किसान प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2021 के पहले राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के किसानों को लुभाने के लिए कल एक खास अभियान की शुरुआत की थी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने वर्धमान जिले में किसान सुरक्षा ग्राम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, ये साफ बताता है कि ममता बनर्जी का जाना निश्चित है और बीजेपी का आना तय है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम किसानों को इंसाफ दिलाएंगे। मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, किसानों की आवाज आपके साथ है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को आना है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सरकार बनाकर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि कल से लेकर 24 जनवरी तक हमारे कार्यकर्ता किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध खाएंगे कि किसानों की लड़ाई बीजेपी लड़ेगी। फिर 24 जनवरी से 31 जनवरी तक हम गांव-गांव में कृषक भोज करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात रख करके बीजेपी की सरकार बनाने का रास्ता बुलंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान कर दिया है बंगाल के इस सभा से। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि बंगाल में इसलिए इस बार बदलाव हो, बीजेपी की सरकार आए? कौन कौन चाहता है वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। और खबर की अगर बात करें तो व्हाट्सएप ने कहा है कि नए अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की व्यवस्था नहीं बदलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा प्रदाता व्हाट्सएप ने शनिवार को कहा है कि उसके नए अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा। व्हाट्सएप पर फेसबुक का पूर्ण स्वामित्व है। व्हाट्सएप ने ये सफाई नए अपडेट की दुनिया भर में हो रही कड़ी आलोचनाओं के बाद दी है। व्हाट्सएप ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने उपयोगिताओं को सेवा की शर्तों और गोपनीयता की नीति के बारे में अपडेट देना शुरू किया। व्हाट्सएप ने इसमें बताया कि वो कैसे उपयोक्ताओं के डाटा का प्रसंस्करण करती है और उन्हें डेटा को यानी फेसबुक के साथ किस तरह साझा करती है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी व्हाट्सएप खोल रहे होंगे आपको एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा जा रहा होगा। दोस्तों, कितने लोगों पे ये मैसेज आया वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने लोगों ने अभी तक इस पर ओके या यस नहीं किया वो जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो बंगाल के राज्यपाल का नया बयान, जहां बंगाल में पांव पसार रहा है अलकायदा, जगह जगह खुल रही है बम बनाने की फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बंगाल में सुरक्षा हालात खतरे में है। यहाँ अलकायदा ने पांव पसार लिए है, जगह जगह बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है। वहाँ के डीजीपी का राज किसी से खुला नहीं है, इसलिए मैंने कहा है कि प्रदेश की पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या राज्यपाल की बात का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की ओर चलें। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बजट सत्र बुला सकती है योगी सरकार। 17 को पेश कर सकती है बजट। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश सरकार विधानमंडल का बजट सत्र फरवरी के दूसरे पखवाड़े में आहूत कर सकती है। 15 से 17 फरवरी के बीच वर्ष 2021-22 का बजट पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बजट प्रस्तावों व खर्चों को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय बजट से प्रदेश को विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं से मिलने वाली सहायता व करों में हिस्सेदारी जानने की योजना है। इससे बजट अनुमान को यथार्थ के नजदीक रखने में आसानी होगी। एक और खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में लागू होगा धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश। शिवराज सरकार ने जारी कर दिया इसकी अधिसूचना। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में शनिवार से लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश
अध्यादेश 2020 को राजपत्र यानी गैजेट में इसे अधिसूचित किया है, जिसके बाद से ये कानून प्रभावी हो गया है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं दोस्तों इस धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश का? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जो नहीं करते वो कारण अवश्य दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की ओर चलें तो योगी सरकार पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की है तैयारी में। परिवार को है एनकाउंटर होने का डर। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाने की तैयारी कर रही है। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और कई बार से यूपी से जुड़े आपराधिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली पेशी में नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब सरकार ने मुख्तार को वहीं रोकने के लिए 3 महीने का वक्त और बढ़ा दिया था। अब यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि मुख्तार की पेशी के लिए पंजाब सरकार यूपी सरकार का सहयोग करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी सरकार के इस बयान का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो अब साल भर से भी ज्यादा चलेगा आपका बीएसएनएल का ये खास प्लान। आपको बता दें बीएसएनएल ने 1999 और 2399 रुपए के अपने लॉन्ग टर्म प्लान में बदलाव कर दिया है। दोस्तों बीएसएनएल ने गणतंत्र दिवस और पोंगल त्योहार के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए 1999 रुपए के प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। कंपनी ने इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी को 21 दिनों के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों, लेकिन बीएसएनएल 2399 वाले प्लान की वैलिडिटी घटा रही है। एक और खबर की बात करें तो चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने ओवैसी को दे दिया है बड़ा झटका। एआईएमएम के जहां एआईएमआईएम के बंगाल चीफ टीएमसी में हो गए हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो नियम तोड़कर मिला था प्रमोशन। इन 4 अफसरों को योगी सरकार ने बना दिया चपरासी और चौकीदार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त फैसला लेने का सिलसिला अभी भी जारी है। राज्य सरकार ने यूपी के सूचना विभाग में 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों का डिमोशन करके उन्हें चपरासी, चौकीदार, ऑपरेटर और सहायक बना दिया है। योगी सरकार ने यूपी के इस 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों को पदावनत कर चपरासी, चौकीदार, ऑपरेटर और सहायक बना दिया है। नियम विरुद्ध पदोन्नति पाए सूचना विभाग के 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों को उनके मूल पद पर वापस भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भ्रष्टाचार से इन लोगों को प्रमोशन हो गया था दोस्तों। ऐसे में योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेने के बाद इनका डिमोशन कर दिया। क्या आप योगी सरकार के इस बड़े फैसले से खुश हैं, हाँ या ना? बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो मार्च से बदल जाएंगे इन बैंकों के आईएफएससी कोड। 3 लाख खाता धारकों पर पड़ेगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 1 मार्च से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं के आईएफएससी कोड बदल जाएंगे। इन दोनों बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है दोस्तों। ऐसे में इन बैंकों के खाता धारकों के अकाउंट नंबर, पासबुक व चेक में बदलाव भी हो गया है। करीब 3 लाख खाता धारक इससे प्रभावित होंगे। फिलहाल इन शाखाओं के आईएफएससी कोड फरवरी के अंतिम दिन तक काम करेंगे। बैंक ने सभी ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से इसकी सूचना दे दी है। ऐसे में दोस्तों कितने ऐसे लोग थे हमारे जिनको ये परेशानी उठानी पड़ेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी, बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक